हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 डेरिवेटिव्स की, जिसकी इंट्रोडक्शनल वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अब तक इस चैप्टर की इंट्रोडक्शनल वीडियो ना देखी, देखे वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहाँ पे मैंने डेरिवेटिव्स को समझाया है कि डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं और डेरिवेटिव में कौन कौन सी मेन 4 कैटेगरीज हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं डेरिवेटिव कंसेप्ट के अंदर, क्योंकि लेसन नंबर 3 में हमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करनी है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। जैसा कि कंसेप्ट चल रहा था लेसन नंबर 2 का डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे देखो सारे सेमेस्टर लिखे हुए हैं ना 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि सब्जेक्ट ये जनरल इलेक्टिव के अंदर भी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर सेमेस्टर में क्या है अवेलेबल है। अब हमें कौन से टॉपिक देखने हैं, एक तो हमें समझने हैं अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव्स के अंदर हम कौन कौन से एसेट्स को ट्रेड करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डेरिवेटिव्स की, यानी कि डेरिवेटिव्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये 2 टॉपिक्स जो है ना हमें डिस्कस करने हैं आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले समझते हैं कमोडिटीज को, यानी कि डेरिवेटिव का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कमोडिटीज, जहां पे हम कमोडिटीज को भी ट्रेड करते हैं। कमोडिटी जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, अनाज वगैरह हो गए, जो भी कमोडिटी का पार्ट बनता है हम उन सबको भी एक तरह से डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझते हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में। गिवन इंडियाज स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम सब जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, बट इतना नहीं है जितना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डिमांड। कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर प्रीवेलेंट, जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट जो है ना वो एग्जिस्टेंस में आती है। एज गोल्ड, यानी कि हम गोल्ड को भी ट्रेड करते हैं, गोल्ड भी क्या है कमोडिटी तो है एक, सेम ऐसे ही सिल्वर को भी ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं, नेचुरल गैस को ट्रेड करते हैं, और साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि वीट, राइस एंड कॉटन, इन सबको कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है। इसके बाद क्या आता है एंड बेस मेटल्स, कुछ बेस मेटल भी हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम ट्रेड कर दिया, जिंक ट्रेड कर दिया, सर्व एज बेसिस फॉर डेरिवेटिव्स। तो यानी कि ये वो सारी कमोडिटीज हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होती है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोड्यूस की जाती हैं, और इनको हम ट्रेड करते हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर। तो डेरिवेटिव के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा आया कमोडिटी मार्केट का, जिसको हम डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे स्टॉक्स एंड इंडेक्स। इसकी बात तो आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका था कि जहाँ पे मैंने आपको डेरिवेटिव समझाया था कि डेरिवेटिव के अंदर हम अलग अलग इक्विटीज, अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स को, यहाँ तक कि डायरेक्ट इंडेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इन सबको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस। न्यूमरस डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड, यानी कि बहुत से डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स, जो अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर क्या होते हैं बेस्ड होते हैं, और स्टॉक इंडेक्सेस। बोथ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE हो गया या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE हो गया, ये हमें ट्रेड करने की परमिशन देता है। ऑफर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों ही हमें डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस। इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, यानी कि हम चाहे तो जो भी स्टॉक पॉपुलर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मान लो HDFC में ऑप्शंस बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, वो मैं कर सकता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रेड करना है ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर मैं वो भी ट्रेड कर सकता हूँ। फ्यूचर के अंदर ट्रेड करना है वो भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब को हम ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर, यानी कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग या फिर फ्यूचर बाइंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आया। पहले पॉइंट में हम कमोडिटी को ट्रेड कर रहे थे, दूसरे पॉइंट में हम अलग अलग इंडेक्स या फिर अलग अलग स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि एक बार जब बॉन्ड इशू होते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है हम इनके हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं।
यानी कि बॉन्ड्स मार्केट में बॉन्ड्स की भी ट्रेडिंग होती है, वो भी डेरिवेटिव का पार्ट कहीं ना कहीं बन जाता है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप लोगों को याद होगा बॉन्ड जो है ना वो कौन कौन इशू करता है। बॉन्ड गवर्नमेंट भी इशू करते हैं, बॉन्ड कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस भी इशू करते हैं अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे, और जब वो एक बार मार्केट में आ जाता है फिर उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग वो ट्रेड भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे स्टडी करते हैं। तो डेरिवेटिव रेटेड टू बॉन्ड्स, जो डेरिवेटिव है वो किससे रेटेड होता है, बॉन्ड से रेटेड होता है एंड इंटरेस्ट रेट से, प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये सब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने में काम आता है या फिर स्पेकुलेशन में काम आ सकता है। देखो ये रहा, एंड स्पेकुलेटिंग ऑन इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस, और जो भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हैं उनकी स्पेकुलेटिंग को भी हम हिसाब से कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड सर्व एज अंडरलाइंग एसेट, तो मैंने ये भी समझाया कि बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो भी इशू कर सकती हैं फॉर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस इन इंडियाज डेट मार्केट। अगर इंडिया की बात करूं तो जो डेट मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट है सच एज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, IRF जिसको हम बोलते हैं, आर कॉमनली ट्रेडेड, इसको हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब तक हमने 3 तरह की ट्रेडिंग देखी, पहला कमोडिटी में, दूसरा हमने देखा स्टॉक या फिर इंडेक्स में, तीसरा हमने देखा कहाँ पे, यहाँ पे अभी भी देखा हमने यहाँ पे बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट के अंदर। चौथी ट्रेडिंग होती है करेंसी के अंदर। करेंसीज को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि हम करेंसी के पेयर्स लेके उसको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर को INR के साथ अलग अलग पेयर्स बन सकते हैं जिसको हम यहाँ पे करेंसी की फॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं। तो करेंसी डेरिवेटिव्स अनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट टू ट्रेड एंड स्पेकुलेट ऑन एक्सचेंज रेट मूवमेंट बिटवीन वेरियस करेंसीज, जहाँ पे हम या तो ट्रेड कर सकते हैं अलग अलग करेंसीज को या फिर यहाँ पे हम स्पेकुलेट कर सकते हैं एक्सचेंज रेट को। अब कई बच्चों को करेंसी में एक्सचेंज रेट का मतलब नहीं पता होगा। देखो करेंसी में एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ये बोलते हैं कि $1 की वैल्यू 85 रुपये चल रही है तो ये उसका एक्सचेंज रेट ही होता है। इसका मतलब अगर मुझे कहीं पे जाके $1 खरीदना हो तो उसके लिए मुझे 85 रुपये स्पेंड करने होंगे, है ना। और वो वैल्यू चेंज होती रहती है एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर हमें एक्सचेंज रेट स्पेकुलेट करना है, हमें पता लगाना है कि डॉलर जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, यानी कि डॉलर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी, यानी कि रुपीज, INR जिसको हम बोलते हैं। तो हम जो है ना एक्सचेंज रेट को स्पेकुलेट भी कर सकते हैं और साथ साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। सिर्फ इंडियन INR और डॉलर की बात नहीं कर रहा, हम अलग अलग करेंसीज को, अलग अलग करेंसी के पेयर्स को ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पॉपुलर करेंसी पेयर, तो जो डेरिवेटिव करेंसीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर पेयर्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल USD का INR के साथ, यानी कि डॉलर का इंडियन रुपीस के साथ, यूरो का INR के साथ, ठीक है, या फिर GBP का INR के साथ आर अवेलेबल इन इंडियाज करेंसी मार्केट। और ये सब इंडिया की करेंसी मार्केट का ऑलरेडी पार्ट है जहाँ पे हम इंडिया के अंदर डेरिवेटिव सेगमेंट में इन सब चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। तो अब तक हमने डेरिवेटिव के अंदर 4 मेन एसेट देखे जिसको हम यहाँ पे ट्रेड कर पा रहे हैं या फिर स्पेकुलेट कर पाते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास क्या था, कोमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर कोमोडिटी के प्राइस के अंदर स्पेकुलेशन कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, हम जो है दूसरे पॉइंट में एक तरह से बॉन्ड्स को ट्रेड कर सकते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट को ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग जगह पे स्टॉक्स को और इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, फोर्थ पॉइंट हमारा था लास्ट पॉइंट, ठीक है, जहां पे हम ट्रेड कर रहे थे करेंसीज को। तो ये 4 चीज जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इजीली डेरिवेटिव मार्केट के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, यानी कि फीचर्स की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, अंडरलाइंग एसेट। इस बात का मतलब ये है कि कोई ना कोई एसेट होना बहुत ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे अलग चीज़ की बात की थी ना, कमोडिटीज़ की, स्टॉक्स की, ठीक है, बॉन्ड्स की, इंटरेस्ट रेट की या फिर इंडेक्स की, ठीक है, ऐसे ही कोई ना कोई एसेट होनी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। तो अंडरलाइंग एसेट, फॉर एग्जाम्पल हमने करेंसीज को ट्रेड करने की बात की, हमने स्टॉक्स को ट्रेड करने की बात की, बॉन्ड की बात की, कमोडिटीज़ की बात की, इंडेक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो भी एसेट हम ट्रेड कर रहे हैं यानी कि उनका होना बहुत जरूरी है, वरना बिना एसेट के हम ट्रेड या फिर स्पेकुलेशन किस चीज की करेंगे, ठीक है। तो एक अंडरलाइंग एसेट जरूर होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल
अगर मुझे HDFC को ट्रेड करना है डेरिवेटिव्स के अंदर, उसके ऑप्शंस बाय करने हैं या सेल करने हैं, उसके फीचर्स को बाय करना है या सेल करना है, लेकिन उसके लिए HDFC एग्जिस्ट करता है भाई, HDFC बैंक एग्जिस्ट करता है, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि HDFC के प्राइस में, शेयर प्राइस में जो भी मूवमेंट आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही उसके डेरिवेटिव मार्केट में भी प्राइस में मूवमेंट आएगा, उसके प्रीमियम में मूवमेंट आएगा। अगर HDFC एसेट एग्जिस्ट ना करती हो तो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए एक इम्पोर्टेंट फीचर क्या आया कि एसेट होनी चाहिए, एसेट के बेस पे ही हम किसी के डेरिवेटिव्स को ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, लेवरेज। लेवरेज भाई बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर आपको पता लग गई तो। खतरनाक भी है और अच्छी भी है, डिपेंड करता है ट्रेडिंग के लिए। जैसे अगर मैं आपको बात करूं लेवरेज की, देखो लेवरेज का मतलब पता है क्या होता है कि आप कम अमाउंट लगा के भी ज़्यादा अमाउंट की ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक चीज़ का। मान लेते हैं मेरे डीमेट अकाउंट में या फिर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हैं ट्रेड करने के लिए, मैं 1000 रुपये यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए, और 1000, और मान लेते हैं कि इंट्राडे में मेरे पास जो है ना 5x की लेवरेज है। क्या लेवरेज है? 5x की लेवरेज। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, और वो लोग जो स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपनी, उनको तो पता होगा लेवरेज का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं 5x की एवरेज है, यानी कि एक और थोड़ा समझते हैं, 1000 रुपये है मेरे पास। मान लेते हैं एक शेयर है किसी भी XYZ कंपनी का, है ना, 200 रुपये का शेयर मान लेते हैं। तो अब सबको पता है कि 1000 रुपये में मैं सिर्फ 5 शेयर खरीद पाऊंगा। लेकिन इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग के अंदर मान लेते हैं मेरे पास जो है ना 5x की एवरेज है, यानी कि मैं इस 1000 रुपये में 5000 रुपये तक के शेयर खरीद पाऊंगा। यानी कि जब मैं 1000 रुपये में 200 रुपये के XYZ कंपनी के सिर्फ 5 शेयर खरीद पा रहा था, अब अगर मैं इस पैसे का 5 होना कर दूं 5000, यानी कि मेरे पास शेयर भी क्या होंगे, 5 शेयर नहीं होंगे, 5 × 5 25 शेयर होंगे। तो इस 25 शेयर का प्रॉफिट जो होगा ना वो मुझे मिलेगा, है ना। यानी कि मैं 1000 रुपये में 25 शेयर ले पा रहा हूँ, वो भी 200 रुपये वाले, ठीक है, जिसके लिए मुझे 5000 रुपये चाहिए थे। ऐसे सपोज करो किसी के पास 1 लाख रुपए तो 5 लाख की ट्रेडिंग कर सकता है, और उस 5 लाख में जितने शेयर आएंगे ना, उस सबका जो भी प्रॉफिट अमाउंट होगा वो सब वो यहाँ पे निकाल सकता है। लेकिन अभी आपने सिर्फ एक साइड देखा है प्रॉफिट का। लेकिन मान लो कि वो जो प्रॉफिट के बजाय वो लॉस में चला गया, तो उसे लॉस पे कितने पे झेलना पड़ेगा, उसी 25 शेयर पे, यानी कि उसी अमाउंट पे, उसी लेवरेज वाले अमाउंट पे। तो हो सकता है उसका ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाए, डीमेट अकाउंट से क्या हो जाए, गायब हो जाए। यानी कि प्रॉफिट भी जो है ना वो किस पे होता है, ठीक है, उस लेवरेज वाले अमाउंट पे होता है, लेकिन जो लॉस जनरेट होगा वो भी उस लेवरेज वाले अमाउंट पे ही जनरेट होगा। तो लेवरेज जो है ना वो एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, डिपेंड करता है एक पर्सन का अपना रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है। और यहाँ तो मैं फॉरेक्स की बात ही नहीं कर रहा, अगर मैं फॉरेन मार्केट की बात करने लग गया ना, तो वहाँ तो लेवरेज भाई 200 गुना हो जाता है। वहाँ तो आदमी 1000 रुपये से लाखों की ट्रेड ले सकता है, जो कि एक बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है, कि वो बहुत बुरे लॉस में भी वहाँ पे फंस सकता है। तो जिनको मार्केट समझ में नहीं आती उन्हें तो लेवरेज से बहुत दूर रहना चाहिए। यानी कि लेवरेज का बेनिफिट भी है तो नुकसान भी है, लेवरेज से प्रॉफिट मिलता है तो लेवरेज से लेने से लॉस भी बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी लेवरेज। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है, एम्पलीफाई देयर एक्सपोजर। अगर मार्केट के अंदर अपने एक्सपोजर को एम्पलीफाई करना हो विद अ रिलेटिवली स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक छोटी इन्वेस्टमेंट से भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवरेज बोल के चलते हैं। वाइल लेवरेज इनहेंसेस पोटेंशियल गेन, लेवरेज से हमें अच्छा प्रॉफिट ही मिल सकता है, क्योंकि अब हम थोड़ा पैसा लगा के ज्यादा अमाउंट में ट्रेड कर पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, उसी पैसे में लॉस भी तो हो सकता है मुझे, उसी कम अमाउंट पे जिससे मैंने ज़्यादा की ट्रेड ले ली है, उससे ज़्यादा अमाउंट पे मुझे लॉस भी होगा। तो हो सकता है कि जो अमाउंट मैंने दिया हो अपना, वो सारा क्या हो जाए, ठीक खत्म हो जाए, वाइप ऑफ हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एसोसिएटेड रिस्क। इसे देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि लेवरेज भले ही प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, गेन्स को बढ़ा सकता है, लेकिन लेवरेज साथ साथ रिस्क को भी बढ़ा देता है, क्योंकि आप कम अमाउंट होते हुए भी ज़्यादा अमाउंट की ट्रेडिंग कर पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। 1 मिनट वेट करना, फिर देखते हैं आगे।
चलो अब देखते हैं अगला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक टर्म्स, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक तरीका होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से परफॉर्म होने देना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए उसकी परफॉर्मेंस में। द आउटलाइन देयर स्ट्रक्चर एंड ऑब्लिगेशंस, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा और ऑब्लिगेशन किसकी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज स्पेसिफिकेशंस इंक्लूड, अब इन स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। और टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इन डेरिवेटिव यूज हो सकता है फ्यूचर में, ऑप्शंस में और स्वैप में। हमने फ्यूचर की बात भी की थी डेरिवेटिव के कंसेप्ट में, ऑप्शंस के बारे में बात भी की थी और स्वैप के बारे में बात भी की थी। साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसा होगा वो हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक्सपायरी डेट, यानी कब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, हम वो देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या रहने वाला है फॉर ऑप्शंस, खासकर ऑप्शंस के लिए स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, ये सब कुछ हम देख लेते हैं। यानी कि ये सब क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस में सारी चीजें लिखी होती हैं जब हम कोई भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एक पार्ट बन गया। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एक चीज़ होती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मतलब क्या है कि हम अब इजी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव का कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे बॉन्ड्स हो सकता है, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक्स, इंडेक्स, हम किसी भी चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी को भी ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि जिसमें हम अच्छे हैं, जहाँ पे हमें जो चीज़ हमें ट्रेड करना अच्छा लगता है या फिर जो हमारे लिए क्या है सूटेबल है, हम उस डेरिवेटिव के पार्ट के अंदर, उस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो डेरिवेटिव मार्केट है वो हमें क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट करने के तरीके भी देता है। तो डेरिवेटिव्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि डेरिवेटिव्स है ना फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसके अंदर, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग। मार्केट प्लेयर्स कैन यूटिलाइज डेरिवेटिव, जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो डेरिवेटिव को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत से पर्पसेस के लिए, जिसमें क्या होता है, स्पेकुलेशन हो सकता है। स्पेकुलेशन यानी कि हम पता कर सकते हैं कि जो प्रॉपर वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्पेकुलेटर का काम यही होता है। हम हेज कर सकते हैं, मैंने आपको हेज भी डिफाइन किया था पिछली वीडियो में, जहाँ पे हम रिस्क को मिनिमम कर लेते हैं अपने हेज करके, यानी कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, ठीक है, हमें प्रॉफिट बनेगा, लॉस ज़्यादा नहीं होने वाला। आर्बिट्रेज, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को लगा के अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि इजीली हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना एक डायलॉग कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, यानी कि इस बात का मतलब ये है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कि भाई सारा पैसा जो है ना, सारा फंड, सारी वेल्थ कभी भी सिंगल जगह इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट अच्छी रही तो आपका पैसा ग्रो करेगा, बुरी रही तो सारा पैसा डूब जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि हम जो है ना अपने पैसे को मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में या फिर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके जरिए अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट में लॉस हो भी रहा है तो बाकी के प्रॉफिट उसे कवर कर लेंगे। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलता है एंड क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और हमें कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखने को भी मिलता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, रिस्क एंड वोलेटिलिटी, ठीक है, इसका वोलेटिलिटी बोलते हैं इसे। अब रिस्क का मतलब क्या है भाई, बहुत बार रिस्क भी इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं हमें मार्केट में वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। अब बात ये है वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, मार्केट जो है ना कई बार बहुत क्विक मूवमेंट्स दिखाता है, कभी तुरंत ऊपर जाएगा, तुरंत नीचे आएगा, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, ठीक है। ये मार्केट जो है बहुत फास्ट तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, खासकर ट्रेडिंग के पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। तो चेंजेस इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, जब भी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस फटाफट चेंज हो तो उसको बोलते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसे केसेस में जो रिस्क है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट एंड अदर मार्केट फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ पे होता है क्या, जो इंटरेस्ट रेट है या फिर जो दूसरे मार्केट के फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपैक्ट डालते हैं डेरिवेटिव्स की वैल्यू के ऊपर। इसके बाद सिक्स पॉइंट क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। भाई हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते क्यों है जनरली, या फिर इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, क्योंकि हाईली लिक्विड एसेट है। अगर मैंने कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर्स ले रखे हैं
अच्छे इंडेक्सेस ट्रेड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्रॉफिट में रहा तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है अपने फंड को विड्रॉ कर सकता हूँ, यानी कि एक तरह से एक तो ट्रांसफर कर सकता हूँ वो पॉसिबल है। और लिक्विडिटी का मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम कितनी जल्दी अपने एसेट्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में हाईली पॉसिबल होता है कि हम बहुत जल्दी अपने जो भी प्रॉफिट है उसे कैश में कन्वर्ट करके और अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी एंड लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर भी, ठीक है, बशर्ते आपने प्रॉफिट जनरेट किया हो, क्योंकि लॉस में क्या ही निकाल लोगे, तो गायब हो गया। हाँ, पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम जल्दी जल्दी उसे अपने बैंक अकाउंट में बाहर निकाल सकते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 7th पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क। अब काउंटर पार्टी रिस्क समझते हैं। देखो काउंटर पार्टी रिस्क से ना आपको एक चीज़ समझनी थी ऑप्शंस की। ऐसा देखा मैंने बताया था ना कि ऑप्शन में सारा ऑब्लिगेशन किसके पास होता है, ऑप्शन सेलर के पास, है ना। इसलिए देखा होगा आपने कि ऑप्शन बाइंग करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत से लोगों को लॉस होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन बाइंग सब कर सकते हैं, क्योंकि चीप अमाउंट से प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है ऑप्शन बाइंग करने के लिए। लेकिन कभी भी अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश की होगी ना, तो एक सिंगल ट्रेड लेने के लिए ना लाखों रुपए लग जाते हैं ऑप्शन सेलिंग के। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो जिसकी वजह से ना सारा ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होता है, ऑप्शन सेलर के पास। इसलिए जो ब्रोकर होता है ना, वो ऑप्शन सेलर से पहले ही सारा पैसा रखवा लेता है, तभी उसके लिए ट्रेड करना पॉसिबल होता है। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए वो सिर्फ प्रीमियम दे सकता है, और ट्रेड का पार्ट बन सकता है और कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकता है। तो काउंटर पार्टी जब हम बात करते हैं काउंटर पार्टी रिस्क की, रिस्क अराइजेस फ्रॉम रिलायंस ऑन काउंटर पार्टीज क्रेडिट वर्दीनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो काउंटर पार्टी रिस्क, इसका मतलब ये है कि भाई काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब है कि सारे जो रिस्क है वो काउंटर पार्टी के पास होता है, इसलिए जो है ना उसके क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से उससे पहले सारा पैसा रखवा लेता है, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो वो ऑब्लिगेशन वो अपना प्ले कर पाए। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद 8th पॉइंट क्या आता है, रेगुलेटरी ओवरसाइट। भाई जब इतनी बड़ी मार्केट है डेरिवेटिव, जहाँ पे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, तो भाई इसका रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है, ताकि वहाँ पे हर एक चीज़ क्या हो, एक तो मार्केट स्टेबल हो, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसकी, डेरिवेटिव मार्केट की। दूसरा फेयरनेस, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपनली बन रहे हैं, किसी के साथ कोई भी अनफेयरनेस नहीं की जा रही है, सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है, ताकि कोई भी पर्सन, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। इसलिए आपने सुना होगा ना, सेबी वो खुद ये सारे मामले संभालती है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, वो सबको दिखाया जा सके। जैसे कई बार हम समझते हैं ना कि भाई लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट में अंधा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लोग रातों रात अमीर हो रहे हैं। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए भाई उन लोगों ने, जो लोग रिच हुए हैं। या फिर कई बार जो है ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत से लोग अपना फेक प्रॉफिट भी दिखाते हैं, ठीक है। और जो कि सेबी का डाटा आता है बाकायदा, अगर आप देखोगे कभी भी, तो सेबी डाटा रिलीज करती है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में है, सिर्फ 10% ट्रेडर ही प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे स्ट्रेटजीज बना के, मतलब बहुत या तो रिच हैं और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना जानते हैं। वही है 10% लोग जो 90% लोगों का पैसा लेके चले जाते हैं, और इसलिए वो ज़्यादा क्या होता है, रिच होते हैं। और बाकी ट्रेडर्स जो दिखाते हैं ना कि मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया, वो सब जनरली क्या होते हैं, फेक प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उस क्वेरी को, उस सजेशन को मानने की कोशिश करूंगा और उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, जिसको जो उतारना है उतार सकता है। मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार लें।